हेलो एवरीवन, वेलकम इन WP Simplified बाय सुनील। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है WP-CLI के बारे में। हम WP-CLI के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, इसका यूज केस समझेंगे और इसके बारे में और जितना हम डिस्कस कर सके वो सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे। और आज के हमारे जो सेशन के स्पीकर हैं वो है मकरंद माने, जो कि फाउंडर हैं WPGenius Solutions LLP के। और आप 2011 से वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। आप लीड ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं काफी वर्डकैम्प कोल्हापुर के आप लीड ऑर्गेनाइजर रहे हैं। आप मेंटोर हैं, आप नए डेवलपर्स के लिए भी नए कंट्रीब्यूशन के और काफी आपने वर्कशॉप भी करे हैं एंड काफी कुछ आप कम्युनिटी के अंदर भी कर रहे हैं। मकरंद भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आज आप WP-CLI के बारे में कुछ एक्साइटिंग आज शेयर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच भाई। Thank you, Sunil, for inviting me on your podcast. सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके बारे में कि वाई शुड आई केयर फॉर WP-CLI के बारे में मैं क्यों परवाह करूं जब मैं चीजें आसानी से अपना बैकएंड से जाके कर सकता हूं, सिंपली एक्टिवेट कर सकता हूं, डीएक्टिवेट कर सकता हूं, या जितने भी टास्क चाहिए। एक्चुअली CLI भी तो वही करता है ना, जो मैं एक चीज जो काम मैं बैकएंड से कर सकता हूँ CLI वो मुझे कमांड से करने को देता है। या फिर थोड़ा और एडवांस में कुछ टूल्स हैं जो मुझे CLI प्रोवाइड करता है। बट इतना भी क्यों ही मुझे परवाह करनी है कि भाई CLI यूज ही करना चाहिए? या कुछ तो ऐसा होगा CLI के अंदर कि एक ऐसा कोई पॉइंट हो कि जिसका जो ऐसा पॉइंट हो जो ये जस्टिफाई कर पाए कि इस पॉइंट की वजह से आपको CLI यूज करना चाहिए। तो वो थोड़ा आप एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्लेन करें और थोड़ा CLI के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएं। यस सुनील, आपने जो पॉइंट रखा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर एक जो बिगनर है जिसको CLI पता नहीं है, उसकी ताकत पता नहीं है, वो हर कोई इसी प्रॉब्लम से जा रहा है। एक टाइम ये भी था कि जब मुझे पता नहीं था और हर एक से सुन रहा था कि WP-CLI, तो मैं भी इसी क्वेश्चन में था कि इतना हम आसानी से तो वर्डप्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं बैकएंड से, अपना जो भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, बिल्कुल। तो फिर इसको मुझे सीखने की जरूरत क्या है? मतलब इसको सीख के मैं एक कूल इंसान लगूंगा, मेरे पास कुछ अलग हटके है? तो यही सवाल मेरे पास भी था। एंड फिर मैंने भी खुद का अपना जवाब ढूंढा उसके लिए। सो क्यों सीखना है, उससे पहले हम जानते हैं कि पहले WP-CLI है क्या। तो WP-CLI का सिंपल शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म है वर्डप्रेस कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो वर्डप्रेस को आप डैशबोर्ड में जाके आप हैंडल करते हो, उसका जो भी मैनेजमेंट करते हो, उसको हम बोलेंगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, सर्वर के और आपके कंप्यूटर के साथ का जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस, आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस, एंड फिर आप कितना पावरफुली उसको हैंडल कर रहे हो, कितना स्पीड से हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजों पे वो उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ठीक है। अभी कमांड लाइन इंटरफेस जो रहता है उसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सर्वर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो आपकी जो भी कमांड्स है उसको हम डायरेक्टली सर्वर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक थोड़ा सा मैं इसको क्यों करना चाहिए, मैं एक 3 पॉइंट पे इसको डिस्क्राइब करूंगा। एक है फास्ट, दूसरा है पावरफुल एंड एक स्क्रिप्टेबल। तो पहले फास्ट को समझते हैं। अभी आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे करते हो? बैकएंड में लॉगिन किया, प्लगइन्स के अंदर गए और उसको अपलोड करके एक्टिवेट किया। हाँ, या फिर आपको रिपोजिटरी पे है, आप जाओगे, मल्टीपल स्टेप है। बैकएंड में गए, फिर आप गए प्लगइन के मेन्यू पे, फिर आपने क्लिक किया ऐड न्यू पे, फिर आपने वहां पे सर्च किया। सर्च करने के बाद आप आए, उसमें ऑप्शन से आपने चूज किया, उसको इंस्टॉल पे क्लिक किया, फिर आप करते हो एक्टिवेट। कितने स्टेप्स है? लगभग 6 to 7 स्टेप्स है। मतलब मिनिमम 4 से 5 स्टेप तो इजीली है ही। हाँ, तो इतने स्टेप के बाद आपका प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें आपके सपोज कि 30 सेकंड्स गए, कंसिडर कर लो। ठीक है। तो वही अगर प्लगइन मुझे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करनी है तो मैं एक ही कमांड में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और कमांड एग्जीक्यूशन टेक्स नियरली 1 सेकंड और 2 सेकंड्स। तो मैं सिंपली लिखूंगा WP
उसके बाद लिखूंगा प्लगइन, उसके बाद प्लगइन का जो भी स्लग है, और आगे एक पैरामीटर पास करूंगा हाइफन हाइफन एक्टिवेट। ओके। एक ही कमांड एग्जीक्यूशन में मेरी जो प्लगइन है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जा रही है। बिल्कुल। सो ये फास्ट है। दूसरा पावरफुल, पॉइंट पे आऊंगा मैं। तो पावरफुल क्यों है? जैसे कि आपको मल्टीपल जीबी ऑफ डेटा इंपोर्ट करना है, बहुत ही ह्यूज डेटाबेस का आपने एसक्यूएल बैकअप लिया है, उसको आपको इंपोर्ट करना है, तो आपको विदाउट टाइम आउट आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। वो एक पावर है। बहुत सारे प्रोफाइलिंग एंड कमांड लाइन टूल्स है जिसको आप यूज करके आप उस वेबसाइट का परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। एंड देर आर लॉट ऑफ कमांड्स विच वी कैन टॉक लेटर। एंड लास्ट पॉइंट है स्क्रिप्टेबल। आपके जो भी रिपीटेड काम है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो बाय राइटिंग अ स्क्रिप्ट्स। जैसे कोडिंग में जो काम हम बार बार करते हैं उसको हम एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, तो फंक्शन लिखने से अपना कोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जो रेगुलर काम है, जैसे कि हर बार हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो हमारे खुद का एक स्टैक होता है कि बिल्कुल। मेरे एक चार फेवरेट प्लगइन्स है, वो मैं हर एक प्रोजेक्ट में यूज करूंगा। या फिर कुछ सेटिंग में आप चेंजेस करते हो वर्डप्रेस के, वो हर एक प्रोजेक्ट में सेम रहता है। तो हर बार आप एक एक घंटा उसके लिए डालो, इससे अच्छा है कि आप ये सारे कमांड्स को आप एक साथ एक स्क्रिप्ट में लिखो और उसको एग्जीक्यूट करो, 5 मिनट में आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो आप ऐसे साल के बहुत सारे हावर्स बचा सकते हो। ओके, सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कमांड्स को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक स्क्रिप्ट बना लो कमांड का यूज करके, ठीक है। यस। एंड हाँ। देन उसके बाद उसको ऑटोमेट करना शुरू करो कि लाइक ये 4 कमांड्स हैं, ये मेरे को ये टास्क करके दे रही हैं, जब भी मुझे ये टास्क एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट मुझे वो एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देनी है और वो अपने आप वो काम हो जाएगा। इंस्टेड हो ऑफ वो जाएगा। यस। मैनुअली मुझे नहीं करना, मुझे मैनुअली प्लगइन डाउनलोड नहीं करना, मुझे अपलोड नहीं करना, एंड बाकी काम मुझे नहीं करना है। तो हाँ। मेरा एक तो डेटाबेस जो डेटा जो कंज्यूम हुआ वो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, वो बच जाएगा, एंड वो इजीली मुझे उतना नेविगेट नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली हो जाएगा। यस। करेक्ट, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, करेक्ट। है ना? सो सो बहुत बार ये भी होता है कि आप कोई बैकएंड में भी प्लगइन डाल रहे हो, उस टाइम पे आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपका जो इंस्टॉल करने का टाइम है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाएगा। और जब आप कमांड लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप डायरेक्टली सर्वर लेवल पे काम कर रहे हो, तो सर्वर का आपको डायरेक्टली एक्सेस होता है, तो ये बाकी सारे पैरामीटर अफेक्ट ही नहीं कर रहे। आप एक ही, सपोज कि जो फास्ट वाला एग्जांपल बोला मैंने, तो एक ही कमांड लाइन के अंदर आप 5-6 प्लगइन्स भी एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो पैरामीटर में आप 5-6 प्लगइन का जस्ट लग पास करो, और वो 5-6 प्लगइन्स एट ए टाइम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चालू कर देगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कि अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जब जब मैं लोगों से ऐसे जैसे मैंने बात करी सीएलआई के बारे में या जितने लोगों से मैंने सुना, सबका एक ही कंसेप्ट होता है कि यार देखो सीएलआई आपको वो सारे काम करके देता है जो आप आराम से बैकएंड से भी कर सकते हो। हम्म। ये आपका चॉइस है कि आप बैकएंड से करते हो, मतलब वर्डप्रेस के एडमिन से करते हो, या फिर आप कमांड लाइन से करते हो। अगर आपको कमांड्स को यूज करने में मजा आता है, आप उनके साथ फ्रेंडली हो, आप टर्मिनल पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप सीएलआई यूज करो। अगर आप उस पर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सीधा बैकएंड से यूज करो। मैंने मोस्टली लोगों का आंसर ऐसा ही सुना है। बट कुछ ऐसा है जो जस्टिफाई कर सके कि आपको ये अगर टास्क करना ही है तो इसके लिए आपके लिए सीएलआई जो है डब्ल्यूपी सीएलआई वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ कि आप बैकएंड में जाके वो काम करें। हाँ, तो ये कॉमन आंसर हो गया, बट थोड़ा सा मैं पावरफुल के ऊपर जाऊंगा कि कहाँ पे उसका पावर आ जाता है। सपोज कि आपकी एक वेबसाइट है, हम्म। उसको आप अच्छे से चला रहे हैं, और अचानक से एक दूसरे दिन आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है हैक हो गई, या फिर आपकी वेबसाइट से आपका यूजर हटा दिया गया है और आपके पास अभी उसका एक्सेस नहीं है, वेबसाइट में कुछ तो अतरंगी हो रहा है। हम्म। बट सर्वर का एक्सेस आपके पास है, और वो सर्वर पे अगर सिक्योर शेल या फिर कोई भी टर्मिनल अगर है एक्सेसिबल, जहां से आप सर्वर एक्सेस कर पा रहे हो, हम्म। और आपके पास सपोज कि बैकअप नहीं है, और या फिर है बैकअप आपको रिस्टोर करना है, तो उस टाइम पे जो WPCLI है, वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप आपका यूजर क्रिएट कर सकते हो,
या फिर जो वहां पे कुछ अलग यूजर बने हैं उसको आप डायरेक्ट डिलीट मार सकते हो। तो ऐसे कुछ एडिशनल आपके पास पावर आ जाती है टू टेक ओवर योर वर्डप्रेस। तो अगर अब जैसे अपन थोड़ा बात कर लें कि जो सीएलआई का जो पावर है, जो यूज केस है, अपन अगर यूज केस के बारे में बात कर लें कि क्या क्या यूज केस अगर इसके हैं, तो वो थोड़ा आप एक बारी एक पॉइंटर्स में बता दीजिए कि क्या क्या यूज केस है जिसका हम सीएलआई यूज कर लें, उसके पॉइंटर्स क्या हैं वो तो एक आइडिया लग जाएगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या हम सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके। तो यूज केसेस से पहले मैं बोलूंगा कि ये जो टूल है वो हर किसी के लिए है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर कोई सीख ले, जिसको थोड़ा सा पता है कि कमांड लाइन होता है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमांड लाइंस होते हैं, कमांड टर्मिनल्स होते हैं। जैसे मैक और लिनक्स में टर्मिनल है, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट है, हम्म। या फिर पुट्टी है। तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। ओके। तो हर एक के लिए है, बट स्पेशली जो डेवलपर्स है, सपोर्ट इंजीनियर्स है, फ्रीलांसर जो बहुत सारी वेबसाइट मैनेज करते हैं, हम्म। सर्वर एडमिन्स है, या फिर एजेंसी जो मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर रही है, उन हम्म। सबको डब्ल्यूपी पता ही होना चाहिए। ओके। तो अभी कॉमन कुछ यूज केसेस देखते हैं, कि जैसे कि मैंने पहले ही भी बोला कि आपकी जो डे टू डे लाइफ का काम है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ओके। जो भी आपके, सपोज आपकी अगर एजेंसी एएमसी लेती है, तो मेंटेनेंस में आप रेगुलरली उसका प्लगइन या फिर थीम को अपडेट करते हो, वर्डप्रेस का अपडेट करते हो। तो वो जो अपडेट का प्रोसेस है, आप एक ही कमांड लाइन में ऑटोमेट कर सकते हो। एक कमांड एग्जीक्यूट करो एंड आपके सारे प्लगइन्स अपडेट हो जाएंगे। रेयरली केस में ये होता है कि आप एट ए टाइम मल्टीपल प्लगइन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अपडेट मार रहे हो, एंड आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में स्टक हो जाती है। हम्म। ये रेयरली होता है। या फिर कोई प्लगइन फेल हो जाती है एंड आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में अटक जाती है। तो WPCLI से आप वो जो मेंटेनेंस मोड है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो जहाँ पे अटकी है। बिल्कुल। अ, उसके बाद दूसरा एक सिनेरियो है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो, उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो फ्रॉम कमांड लाइन। आप WPCLI के अंदर एक कमांड लाइन आती है, WP एक्सपोर्ट DB। ओके। उसको थोड़ा सा आप लिटिल मॉडिफाई करो, जो भी एक्सपोर्ट हो रही है फाइल के नाम आप ऑटोमेट कर दो, ओके। एंड उस कमांड को आप कॉन जॉब के अंदर डाल दो सर्वर में। हम्म। तो आपकी रेगुलर डेटाबेस की बैकअप बनना चालू हो जाएगी। आप एक पर्टिकुलर फोल्डर पे डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो। ओके। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आप यूजर्स बना सकते हो सीएलआई से। मल्टीपल यूजर्स बनाने हैं, या फिर यूजर्स को आपको निकालना है, उसका एक्सेस लेवल चेंज करना है, ऐसे कुछ चीजें कर सकते हो। तो कंटेंट मैं एक्सपोर्ट मेरा इंपोर्ट जो कर यूज सकते हो। केस है ना, जो मुझे सीएलआई का मतलब मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट जो सबसे बेस्ट जिसके लिए मैं यूज करता हूँ पर्सनली, वो मुझे ये है कि आपको अगर डेटाबेस का बैकअप लेना हो तो सीएलआई सबसे बढ़िया टूल है। आप जस्ट हाँ, एक सिंपल सा कमांड दो और वो आपको फटाफट से आपको डेटाबेस का एक्सपोर्ट करके एसक्यूएल फाइल बना के दे एक्सपोर्ट देगा। करके देगा। तो मेरे को और सबसे बढ़िया यूज केस लगता है ये। इसके यस, अलावा हो सकता है सबका अपना अपना नीड है, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे डेटाबेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक चीज और फेस करी कि अ, जैसे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, एंड किसी ने डेटाबेस अपना लोकल से रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल। तो हम्म, क्या होगा कि डेटाबेस रिप्लेस हो गया तो आपका तो यूजर नेम पासवर्ड सब चला गया, आपके पास वो एक्सेस खत्म हो गया, बट आपके पास टर्मिनल का एक्सेस है सर्वर का। हम्म, तो आप सीएलआई का यूज करके, आप यूजर क्रिएट करके आप अपना लॉगिन वापस ला सकते हो। या यस, फिर आपके करेक्ट। पास पासवर्ड चेंज हो गए तो आप उसका पासवर्ड चेंज करके आप फटाफट से अपना वर्डप्रेस का एक्सेस कर सकते हो। रीसेट करना ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप जाओगे, ईमेल डालो, रीसेट डालो, फिर आप अपना ईमेल खोलो, फिर वहां से लिंक ओपन करके आप वहां से रीसेट करो, वो एक लेंदी प्रोसेस है। इन टर्म्स ऑफ सीएलआई, सीएलआई में आपको एक कमांड देनी है, आपको पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये हम्म, रिसेंटली मेरे पास मतलब ये दो यूज केस मेरे पास ऐसे हैं जो पर्सनली मुझे सही लगे, और मैं इन दो काम के लिए ये यूज करता हूँ सीएलआई नॉर्मली। करेक्ट। ओके। तो इसके अलावा एक दो और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपको आपको पता होगा कि वर्डप्रेस के अंदर हम अलग अलग इमेज के ऑप्शंस दे सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट एक थंबनेल मीडियम एंड बिग साइज होता है। हाँ। उसके अलावा अगर हम एडिशनल ऑप्शंस ऐड करते हैं और हम थीम चेंज कर रहे हैं या फिर प्लगइन चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ पुराने जो इमेज साइज है वो निकल गए और नए आ गए, तो उस टाइम पे बहुत सारे अनवांटेड इमेज साइजेस होते हैं, और उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि सारे इमेजेस आपको रीजनरेट करने होते हैं। तो प्लगइन से कर सकते हैं बट वो बहुत टाइम लेता है, या फिर कभी कभी सर्वर के लिमिट की वजह से टाइम आउट हो जाता है। करेक्ट। तो हम ये सारे जो मीडिया की इमेजेस है उसको रीजनरेट कर सकते हैं, वो एक अच्छे यूज केस है। और एक बहुत ही मजेदार यूज केस है जो सबको पसंद आता है, वो है कि डमी पोस्ट क्रिएट करना। ओके। आपका नया प्रोजेक्ट है, उसमें आपको एक डमी कंटेंट चाहिए, आप मैन्युअली बनाते जाओ। उससे अच्छा है कि आप एक कमांड एग्जीक्यूट करो एंड 500,000 पोस्ट आप एक सिंगल कमांड में बना सकते हो। ओके। तो वो एक यूज केस है। अ, बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही बढ़िया और यूज केस है। इसके लिए तो ऐसे काफी सारे प्लगइन्स भी हैं। लोग इधर उधर किसी वेबसाइट का डंप डेटा डालने का ट्राई करते हैं, तो यस, बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, तो ये जब मैंने खुद सीखा तब एक मीटअप था पुणे का लॉकडाउन के बीच में, तो हम्म। उन्होंने ये सब प्रेजेंट किया था। तो उस टाइम पे मैंने सारे मेरे टीम को बोला कि आप बैठो और सीखो, और उनके साथ बैठ के मैंने सीखा और हमने ऐसे ट्रायल करना चालू किया। तो वो एक बहुत मस्त यूज केस था ओके। जो मैंने भी बहुत बार यूज किया है फॉर न्यू प्रोजेक्ट सेटअप। ओके। सो अभी यस जैसे हम थोड़ा एंड और डिटेल में बात करें सीएलआई के बारे में, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक वो बता दें कि हमें क्या क्या चाहिए सीएलआई को एग्जीक्यूट करने के लिए, या सीएलआई को सेटअप करने के लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ताकि हम वो सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाएं और फिर इजीली उसके साथ हम काम कर पाएं। देखो, WPCLI है क्या? कमांड लाइन टूल है, ठीक है। तो हम्म। आपको एक तो कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए आपको। अगर आप विंडोज यूजर है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट शेल या फिर रिमोट सर्वर है तो पुट्टी यूज कर सकते हो। अगर आप मैकबुक या फिर लिनक्स यूजर है, मैकबुक में आपको टर्मिनल मिलेगा, लिनक्स में आपको बैश मिलेगा। हम्म। तो ये बेसिक चाहिए टूल्स आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके ओके। बाद समझते हैं कि WPCLI है क्या। ये एक PHP का फार पैकेज है। सो PHP लैंग्वेज में एक्सटेंशन आप फार पैकेज से ऐड कर सकते हो। तो ओके। उसके लिए आपको चाहिए क्या? PHP सर्वर रनिंग चाहिए। हम्म। और और रिमेनिंग रहता है कि आपको वर्डप्रेस चलाने के लिए क्या लगता है, वो सारे सर्वर्स, जैसे कि हाँ, वेब तो सर्वर बेसिक है, अपना एक वेब PHP सर्वर सर्वर है, चाहिए। माई सर्वर है। करेक्ट, ये तीन तो तो अपना आपका ये बेसिक इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। कहीं पे भी सेटअप हो सकता है। आपका लोकल इन्वायरमेंट हो सकता है मैक लिनक्स या फिर विंडोज का, या फिर आप सर्वर वाला इन्वायरमेंट ले सकते हो। ओके। तो इतना बेसिक चीजें है। सर्वर का इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो तो वो सर्वर पे आपका SSH इनेबल होना चाहिए। तो आप ओके। फिर उस रिमोट सर्वर को रिमोटली मैनेज कर सकते हो। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कुछ ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, अपना सिंपल अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वेबसाइट चलाने के लिए उतना ही हम्म, रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एडिशनली अपने पास जो सीएलआई का जो टर्मिनल होना फाइल होता चाहिए। है वो हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे इंस्टॉल्ड होना चाहिए सीएलआई। यस। ओके। सो देन अगर अब इसको ओवरऑल एक थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास सर्वर है अप एंड रनिंग, हमारे पास सेटअप है ना, हमारे पास टूल्स भी है, मतलब टूल्स इन द सेंस कि हमारे पास कमांड्स भी है कि ये कमांड्स जो यूज आ रही है। अब आगे कोई भी जो नया डेवलपर है वो कैसे इन सबको सीखे, एक तो उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, एंड एग्जीक्यूशन को आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इवॉल्व करते जाएं कि फॉर एग्जांपल मैं सीएलआई यूज नहीं करता हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरे को थोड़ा सा हैबिट हो जाए कि मेरे को सीएलआई यूज करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर हम्म, ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम इजीली ये सब चीजें कर पाए। ओके। तो देखो, WPCLI जो है उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स है, बहुत सारे बेसिक कमांड है, थोड़े मिड लेवल है, कुछ डेवलपर के लिए बने हैं, कुछ जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनके लिए बने हैं, कुछ कमांड्स ऐसे हैं कि जो लोग उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं या फिर बहुत थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करते हैं तो उनके लिए बने हैं। हम्म। तो जो भी पर्सन है जो फर्स्ट टाइम उसको ट्राई कर रहा है तो बेसिक कमांड से चालू करो। ओके। सबसे पहले समझते कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। WP आपका प्रॉम्प्ट है हम्म। जो आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आपको लिखना है कमांड। अभी कमांड के जो नाम है ना बहुत ही जेनरिक है, सिंपल है। तो वर्डप्रेस
की होती है कोर टीम। वर्डप्रेस बे कोर वर्डप्रेस हम कुछ कर रहे हैं तो हो गया आपका कमांड का नाम है कोर। ओके। अगर आप थीम रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो कमांड का नाम है थीम। प्लगइन रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कमांड का नाम है प्लगइन। प्लगइन। अगर आप वर्डप्रेस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कुछ चेंज करने वाले हो तो कमांड का नाम है कॉन्फ़िग। करेक्ट। तो ये जो कमांड के नाम है याद रखना बहुत ही सिंपल है। ये आपने तो ये बहुत ही ऐसा वैलिड पॉइंट मतलब बताया कि जिस काम को आपको करना है आपका हाँ कमांड वही है। ये बस। बहुत, और ये वर्डप्रेस की बहुत बड़ी पावर भी है। मैं भी थोड़े दिन हाँ पहले, जैसे कि मैंने अपना एक लास्ट वीडियो बनाया था वर्डप्रेस का डेटाबेस के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई थोड़ा वीडियो बनाने से पहले एक बार एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा देख लो चीजों को, कि कुछ गलत बताओ किसी के पास फिर गलत इन्फॉर्मेशन जाए, उससे अच्छा है कि आप देख लो। तो मैं थोड़ी जब हाँ रिसर्च कर रहा था तो ये चीज मैंने भी नोटिस करी कि हर टेबल का जो फंक्शन है, उस टेबल से डेटा निकालना है या उसमें अपडेट करना है, डिलीट करना है, उस टेबल के नाम के साथ ही उसके फंक्शंस भी वैसे ही हैं। जैसे कि यस आपको पोस्ट अपडेट करनी है तो WP अपडेट पोस्ट, मतलब वो टेबल का नाम एक्शन और WP प्रीफिक्स हो गया। मेटा में तो यस अंडरस्कोर मेटा उसका पोस्ट फिक्स हो गया फंक्शन का नाम। तो ऐसे करके मतलब वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लगा मेरे को कि यार आपको तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत आपको नहीं है। टेबल्स के नाम पता है तो आप उसके सारे फंक्शंस के नाम पता है आपको। जैसे अभी आपने यस बताया कोर में CLI की कमांड्स आपको याद ही नहीं रखनी, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप कॉन्फ़िग में जा रहे हो तो कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के बाद जो भी उसका एक्शन हो गया। आपको थीम में हम्म जाना है तो थीम आपकी कमांड हो गई, देन उसका एक्शन हो गया। तो ये वर्डप्रेस का बहुत बढ़िया पावर है, और मुझे लगता है कि पावर है। ये जल्दी से देखने को नहीं मिलता है शायद बाकी हाँ प्लेटफॉर्म्स और में। वर्डप्रेस का आप कोड से लेके बैकएंड डेटाबेस हर जगह देखोगे तो वो पूरा एक जेनरिक स्ट्रक्चर है। बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। और थोड़े कमांड्स बोलेंगे तो यूजर के रिलेटेड कर रहे हो तो यूजर कमांड है। अगर आपको सेटिंग्स के अंदर कुछ चेंज करना है तो बैकएंड में टेबल का नाम है ऑप्शन, कमांड का भी नाम ऑप्शन है। बिल्कुल। पोस्ट के रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे कमांड का नाम है पोस्ट, बिल्कुल। डेटाबेस का डीबी। सो बहुत ही सिंप्लीफाइड सिंपल कमांड्स है जो हम याद रख सकते हैं या फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो अभी और आपने उसके बोला बाद सिंप्लीफाइड, तो अपना हाँ चैनल भी मैच कर रहा है। वर्डप्रेस भी सिंप्लीफाइड कर रहा है और अपन भी सिंप्लीफाइड कर रहे हैं यस यस भाई। वी आर ऑलरेडी हम सेम सिंपल है सेम उसको ट्रैक भी पे हम हैं, मतलब सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। सेम ट्रैक पे है। सेम ट्रैक पे है। करेक्ट। ओके तो स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। कमांड हो गया तो कमांड के बाद आता है सब कमांड। अभी ओके। आपको क्या करना है, वर्डप्रेस को अपडेट करना है तो वर्डप्रेस का आप कोर अपडेट कर रहे हो तो करेक्ट। कोर, उसके बाद आप लिखोगे क्या, अपडेट। अपडेट। अभी प्लगइन है, प्लगइन को आप अपडेट करना है तो प्लगइन के बाद क्या लिखोगे, सब अपडेट। कमांड अपडेट। अपडेट। थीम का अपडेट करना है, थीम के बाद लिखोगे क्या, अपडेट। अपडेट। बिल्कुल। सिंपल है। बिल्कुल बहुत सिंपल अभी है। आपको प्लगइन या फिर थीम इंस्टॉल करनी है तो प्लगइन या फिर थीम के बाद लिखोगे इंस्टॉल। इंस्टॉल। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हाँ। उसको आप एक्टिवेट करना है तो आप लिखोगे एक्टिवेट। हाँ। ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो उसके थीम के बाद लिखोगे डीएक्टिवेट, हाँ। प्लगइन के बाद लिखोगे डीएक्टिवेट। इतना आसान है। मतलब हमें जस्ट वो पैटर्न समझना है कि पैटर्न कौन सी समझना है। चीज कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, देन उसके ज्यादा हाँ कुछ नहीं। सिंपल है बाकी यस सब। यस ये इतना सिंपल आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो बाद में आप फिर वो डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ोगे भी नहीं। आप ऐसे बोलते बोलते कमांड लिख जाओगे कि WP थीम इंस्टॉल कौन सी एक्टिवेट। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एलिमेंटर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये सारे प्लगइन्स मुझे एक साथ क्या करनी है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करनी है। तो उसके बाद आता है फ्लैग। अभी करेक्ट। जो मैंने पहले प्लगइन के नाम बोले इसको बोलते हैं ऑप्शंस, कि वो कमांड है, सब कमांड है। सब कमांड को हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए कि ये सारे ऑप्शंस है, इन सबको इंस्टॉल कर दे। एंड साथ में क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है। तो एंडिंग में आता है फ्लैग। तो जैसे कि फ्लैग लिखते वक्त हाइफन हाइफन मतलब डैश डैश हाँ। एक्टिवेट। तो ऐसे बहुत सारे आप फ्लैग भी साथ में पास कर सकते हो। नहीं, ये अभी जो आपने कंसेप्ट बताया ना, जो ये वास्तव में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और जनरली लोग इसको नहीं देख पाते होंगे इस नजरिए से। जैसे मैंने हम्म बताया कि जब मैं डाटाबेस एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे वो नजरिया मिला कि यार ये तो हाँ बहुत सिंपल तरीका है। आपको 50 जो 100 फंक्शन है वर्डप्रेस के, हुक जो है वो याद नहीं रखने। आपको जस्ट यस रिलेट करना है कि मैं क्या, मेरा एक्शन है और वो एक्शन किसके लिए है।
अगर मुझे उतना समझ में आ रहा है तो मैं फंक्शंस के नाम तो अपने आप याद हो जाएंगे। और सेम बराबर। चीज आपने सीएलआई में बता दी। सीएलआई में यस। सिंपल डब्ल्यूपी, फिर किससे रिलेटेड है, एंड देन उसका फिर क्या एक्शन है, और एक्शन के बाद फिर ऑप्शंस और वो जो फ्लैग्स है। बस हाँ, सिंपल इतना अभी आई सिंपल। थिंक आप मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कमांड बता सकते हो। हाँ बिल्कुल, डब्ल्यूपी एक्सपोर्ट डीबी, डब्ल्यूपी आपने एक्सपोर्ट मोड ट्रिगर उल्टा करेगा किया। डीबी, डीबी एक्सपोर्ट हो गया मतलब, हाँ डीबी एक्सपोर्ट है। डीबी एक्सपोर्ट। तो डीबी इज अ कमांड, उसके बाद आपका आपका एक्शन क्या है, एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है। हाँ, एंड उसके बाद और अगर ऑप्शन एक्सपोर्ट देना हो इंपोर्ट। तो जैसे फाइल का नाम, जैसे कि यस। डेटाबेस डॉट एसक्यूएल। तो मतलब ओके, आप सीख गए ये चीज तो WPCLI। बहुत बहुत इजी मेरे को। हाँ, ये चीज मेरे को वर्डप्रेस के अंदर बहुत ही बढ़िया लगी कि आप ऐसे आप रिलेशन, मतलब चीजों के अंदर रिलेशन बैठाना शुरू करो तो आपको ना फंक्शन याद रखने की जरूरत है, ना आपको हुक याद रखने की जरूरत है, ना आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत है। आपके पास हम्म। सब कुछ है। बस आप उसको रिलेट करना शुरू कर दो कि क्या मैं कर रहा हूँ, वो उससे ट्रिगर क्या होने वाला है, और वो क्या फाइनल आउटपुट आएगा, क्या फ्लैग्स होंगे उसके अंदर। जैसे यस। आपने बताया कि भाई डब्ल्यूपी हो गया, देन अपना जो रिलेशन किसके साथ है, डेटाबेस कोर अपडेट प्लगइन जो भी है, देन आपका उसका एक्शन क्या रखना है, उसके बाद उसका सब एक्शन अगर कुछ है तो वो, देन उसका ऑप्शन, बाय थीम को एक्टिव, थीम है तो थीम का नाम हो गया, प्लगइन है तो प्लगइन का नाम हो गया, देन उसके अंदर कोई फ्लैग डालना है कि एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है। सेम चीजें सारे सारे कमांड्स के अंदर वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। चाहे आपको यूजर क्रिएट यस। करना हो, चाहे डाटाबेस एक्सपोर्ट करना हो, चाहे प्लगइन थीम वट एवर जो भी हम करना चाह रहे हैं, सब के अंदर सेम ही पैटर्न है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्डप्रेस को डिजाइन किया हुआ है। और ये माइंडसेट हम सबको ऐसा रखना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि जब भी हम कोड करते हैं तो हमारा कोड भी ऐसा हो यस। कि हम जैसे जो कि फंक्शन लिख रहे वर्डप्रेस का हैं। ब्रीद वाक्य है, कोड बिल्कुल इज पोएट्री। बिल्कुल। और हम कोड पोएट्री एक में जब कविता की तरह लिखे, तक राइम नहीं बनेगी तो रिदम नहीं आएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। सही बात है। तो इस टैग लाइन को भी हमें जस्टिफाई करना चाहिए अपने कोड के अंदर जब भी हम कोड करते हैं, कि आप एक पोएट्री लिख रहे हो, बट उस पोएट्री थोड़ा अलग तरीके की है, तो आप उस पोएट्री का मजा लो और उसको उसी हिसाब से यस। रखो, उस पोएट्री को पोएट्री रखो। एंड जैसे काफी लोग जो है ना, अ, कुछ भी लिख देते हैं, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो कॉपी पेस्ट भी हो रहा है बहुत, तो उससे वो जो रिदम है वो खराब हो जाती है। बराबर। तो बेस्ट है आप अपना खुद का एक रिदम बनाओ, सीएलआई का यूज करो बढ़िया से, एंड आप अपना जो डे टू डे लाइफ में आप जो भी टास्क कर रहे हैं उनको इजीली एनहांस करते जाओ, सीएलआई का यूज करते जाओ, तो आपका लाइफ इजी होगा, टाइम बच जाएगा, आपका डेटा बचेगा, और भी कई चीजें ऐसी होंगी जिसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। एंड क्रोन जॉब का जो आपने बताया ऑप्शन, कि क्रोन जॉब में आप जो भी कमांड्स आपको लगानी है वो लगा के आप क्रोन जॉब सेट कर दो, तो वो काम अपने आप होते रहेंगे। जैसे आपको वीकली या मंथली प्लगइन्स अपडेट करना है, आप ऑटो अपडेट मत लगाओ, बट आप डाल दो कि मंथ में एक बार ही मेरे सारे प्लगइन अपडेट हो जाए, मंथ में एक बार ही मेरा कोर अपडेट हो जाए। तो वैसी या चीजें भी बहुत सारी, मतलब आप जैसे और जैसे उसमें भी बता रहे हो थोड़ा ना, वैसे वैसे सिक्योर्ड दिमाग। हम स्टेप क्या कर सकते हैं हम्म कि जैसे कि एक शेल फाइल के अंदर हमने पहले लिख दिया WPDB एक्सपोर्ट, तो हम्म पहले डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया, और फिर हम लिखेंगे कि प्लगइन अपडेट ऑल एंड थीम अपडेट ऑल। करेक्ट। तो पहले डेटाबेस एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर अपडेट मार देगा, और वो होने के बाद आप अगर देखोगे अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम है तो आपके पास डेटाबेस का बैकअप भी है, आप करेक्ट। उसको वापस इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो हम तो ऐसे मल्टीपल कमांड्स को मिक्स भी कर सकते हैं ना। मिक्स कर सकते हैं करेक्ट। तो जब ऑटोमेशन के लिए। अपनी जैसे लाइव जाने से पहले बात हो रही थी कि आपने कुछ ऐसा भी बनाया है जिससे कि आप जो वेबसाइट बिल्कुल हैक हो चुकी है, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप उसको सीएलआई से यूज करके एकदम फटाफट से आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा आप ये- बताइए कि वो क्या तरीका है और वो उसका करने का क्या तरीका है। ये तो बहुत ही आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये मैंने बहुत बार किया है। हम्म मेरे पास मल्टीपल अलग अलग सर्वर पे वेबसाइट रन होते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग पे भी है, क्लाउड पे भी है, वीपीएस पे भी है। बहुत बार शेयर्ड होस्टिंग पे हो जाता है इन्वायरमेंट हैक, या फिर उसी सर्वर पे दूसरी वेबसाइट चल रही है, वहां से कोई तो बैकलॉग होता है, और हमारी जो सिक्योर वेबसाइट है वो भी हैक हो जाती है। हम्म और वहां पे जो क्लाइंट्स है वो ऐसे होते हैं कि वो खुद की वेबसाइट को देखते नहीं है महीनों महीनों, उनको भी पता नहीं होता कि 15 दिन से वेबसाइट हैक हुई है।
और ये एक इतना प्रॉब्लम तो है। टाइम बाद हमें जब पता चलता है कि वेबसाइट हैक हो चुकी है या फिर उसके फाइल्स करप्टेड है, तो हमारे पास बैकअप भी नहीं होता है। तो बिल्कुल। उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हो? एक तो क्या होता है कि बहुत सारे वर्डप्रेस की कोर फाइल्स है वो करप्टेड होते हैं। उसके बाद थीम के बहुत सारे प्लगइन के फाइल्स होते हैं वो करप्टेड होते हैं। ओके। और उसका हमारे पास बैकअप नहीं होता है। और अभी हम जाते हैं वर्डप्रेस पे डाउनलोड करने के लिए वर्डप्रेस, तो हमारे पास लेटेस्ट जिप आती है। और करेक्ट। और शेयर्ड होस्टिंग पे हमारे पास जो वर्डप्रेस चल रहा होता है वो शायद पुराना भी वर्जन हो सकता है। ओके। तो पहला एक तो है हमें क्या करना है, जो पुराना हमारा वर्डप्रेस था उसको रिस्टोर करना है, प्लगइन्स रिस्टोर करने हैं। अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको लेटेस्ट जी फाइल मिलेगी, आप लेटेस्ट जी फाइल अपलोड करोगे। शायद हो सकता है कि वो नए वर्डप्रेस के वर्जन के साथ आपकी वेबसाइट वापस ब्रेक हो जाए, तो आपको पुराना वर्जन ही चाहिए, तो पुराना वर्जन ढूंढ के उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे। ये एक हमें फिक्स करना है। और दूसरा होता है कि हर एक जो प्लगइन है उसको भी रिस्टोर करना है। वो प्लगइन का भी सिनेरियो हो सकता है कि उसके भी लेटेस्ट वर्जन के साथ वो वेबसाइट काम ना करे और आपको पुराने वर्जन चाहिए। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करता हूं कि पहले तो आपको देखना है कि वर्डप्रेस का जो भी वर्जन है वो क्या है। हैक हुई है वेबसाइट तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैकएंड का एक्सेस ना मिले, आपकी वेबसाइट पूरी गड़बड़ हो चुकी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस कोर वर्जन, ये कमांड आपको दिखाएगा कि वर्जन नंबर क्या है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको वर्जन नंबर मिल गया, तो दूसरा एक है कमांड। मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि अपन लाइव हैं तो कुछ यूजर्स के क्वेश्चन भी हैं, व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। एक हाँ। है शोएब सर का क्वेश्चन है जो कि जयपुर से है। एंड उनका ओके। क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो उन्होंने आपका जो लास्ट मीटअप था ऑनलाइन वो मिस किया। एंड उनका क्वेश्चन ये है कि उनके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं एंड वो प्लेस्क में हाँ। है। ठीक है। एंड ओके। उसमें वो पाथ कैसे सेट करें उसके बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं। और मल्टीपल साइट पे सेम कमांड कैसे रन करेंगे, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक जगह से आप मल्टीपल चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। ओके। तो बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट माय रेस्क्यू सिनेरियो। हाँ। तो आपको एक वर्जन नंबर पता चल गया। तो उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल कमांड है वर्डप्रेस के सीएलआई में, जो आपको जीयूआई में नहीं मिलेगी। आपको ये देखना, आपको ये पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पे हैकिंग हुई है, ओके। कहाँ कहाँ आपकी डैमेज हुई है। तो वर्ड कोर के अंदर चेकसम करके कमांड लाइन आती है कि जो आपको फटक से बताएगा कि कौन कौन से फाइल्स मिसिंग है, कौन से मॉडिफाई हो चुके हैं। तो कमांड लाइन है WP कोर वेरीफाई हाइफन चेकसम्स। तो ये ओके। क्या करता है, कोर की जितनी भी फाइल्स है, WP एडमिन WP इंक्लूड्स अदर फाइल्स, वो दिखाता है कि उसमें मिसिंग फाइल क्या है, कौन से फाइल में चेंजेस हो चुके हैं, या फिर कौन कौन से फाइल्स है जो हैकर ने वहां पे डाले हैं जो वहां पे होने नहीं चाहिए। ओके। तो ये एक ही कमांड में आपको पता चला कि आपका वर्डप्रेस का कोर फाइल्स करप्टेड है। वो जीआईएस हम चेक ही नहीं कर सकते? तो जो ऐसे आप कर ही नहीं सकते। बहुत बार ऑप्शन नहीं हैकिंग के बाद ऐसा होता है कि आपको जीओए का एक्सेस भी आपका चला गया होता है। है। बिल्कुल। तो ये पावरफुल कमांड है जहां से आपको इमीडिएटली पता लगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि वर्डप्रेस कोर अपडेट, अभी अपडेट मारोगे तो वो लेटेस्ट वर्जन पे चला जाएगा। ओके। हमें क्या करना है, वही वर्जन रिस्टोर करना है। तो आगे हमें पैरामीटर पास करना है, हाइफन हाइफन वर्जन, वर्जन का नंबर। और आगे हमें बोलना है कि फोर्सफुली करना है कि हमें आगे नहीं जाना है, हमें उसी वर्जन पे आना है। तो आप फोर्स लिखो, तो इमीडिएटली कमांड लाइन क्या करेगा, सेम वर्जन डाउनलोड करके वो सारे फाइल्स आपके रिपेयर हो जाएंगे, सारे फाइल्स आपके रिस्टोर हो जाएंगे। ये ओके। हो गया। दूसरा प्लगइन्स है, तो प्लगइन के लिए भी क्या है, WP प्लगइन वेरीफाई हाइफन चेकसम्स। और यहाँ पे आप एक एक प्लगइन भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर हाइफन हाइफन ऑल लिख के सारे प्लगइन एक साथ चेक कर सकते हो। ओके। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्लगइन्स कौन से करप्ट है, और वो वन बाय वन वो प्लगइन को भी आप क्या कर सकते हो, सेम वर्जन नंबर पे रिस्टोर कर सकते हो। तो ये है एक्चुअल पावर। सो और ऐसे बेसिकली आप मतलब पाँच दस आप मिनट जो में आपकी एक्सप्लेन कर रहे वेबसाइट। हो, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसको मैं थोड़ा सा, जो मुझे समझ में आया वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि पहले आप कमांड लाइन से आप चेकसम से वेरीफाई कर लो। हाँ। वो आपको बताएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ हुआ है, कोर में हुआ है, प्लगइन हाँ, में कौन हुआ कौन से है, आपके फाइल्स करप्ट हो चुके हैं, कौन से फाइल या करना फिर है। एडिशनल हैकर ने कौन से फाइल डाले हैं वहां पे, करेक्ट। आपको वो पता चल जाएगा। देन जहाँ पे भी वो प्रॉब्लम हुआ है, चाहे कोर में हो चाहे प्लगइन में हो थीम में हो, हाँ। आप कमांड लाइन यूज करके
उस प्लगइन या थीम को या कोर को रीइंस्टॉल कर सकते हैं, यस यानी आपकी वो फाइल्स को रिपेयर कर सकते हैं। यस और ये काम हम GUI से नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ही बढ़िया, जीओआई से मतलब आप अपडेट, जैसे मैंने पहले एक सिनेरियो बोला ना कि सपोज कुछ केसेस में क्या होता है कि पुरानी वेबसाइट है और नए वर्डप्रेस वर्जन या फिर नए प्लगइन के वर्जन के साथ वो काम नहीं कर रहा है, तो वो आप जीओआई से भी अगर एक्सेस है तो वहां पे भी आपको रिस्टोर करने में बहुत टाइम जाएगा। नहीं, बट यहाँ हैक पे आप होने एक के कम, बाद तो जनरली सबसे पहला एक्सेस ही खत्म होता है। हाँ वो है। बिल्कुल। और दूसरा है कि आप यहाँ पे बहुत ही फास्ट स्पीड में आप पता लगा सकते हो कि आपका आपका डैमेज कहाँ कहाँ पे है और करेक्ट। कौन कौन से फाइल्स वहां पे होनी नहीं चाहिए। हम्म तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है वेबसाइट को रिपेयर करने के लिए। आई थिंक ये जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जब भी इसको देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि CLI का सही यूज केस क्या है। हम्म मतलब आज का ये पॉडकास्ट करने का मेरा मेन पर्पज यही था कि लोगों को CLI के बारे में बताना नहीं था, CLI का सही यूज केस क्या है वो एक बताना था। क्योंकि कमांड्स तो कोई भी एग्जीक्यूट कर लेता है, पर क्यों एग्जीक्यूट करे वो जब तक सोल्व नहीं होगा तो कोई इसको यूज भी नहीं करेगा। अगर कुछ आपका एंड से हम्म अगर कुछ बचा हुआ है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए या फिर हम क्वेश्चन ले सकते हैं। और एक मैं मेन यूज केस बताना चाहूंगा, ओके। जो मैंने खुद फेस किया है बहुत बार, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग या फिर कभी कभी हमारे पास लो रिसोर्स रहते हैं या फिर अच्छा सर्वर होने के बाद भी क्या होता है बहुत बार अपना जीयूआई जो होता है टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि सर्वर का एक लिमिटेशन होता है करेक्ट। एंड वो टाइमिंग में वो स्क्रिप्ट को खत्म करना है उसको बोला होता है। और आपके पास सपोज कि बहुत सारा बड़ा डेटा है लॉन्ग, जो बहुत ही टाइम लेगा इंपोर्ट करने के लिए, आधा घंटा पौना घंटा, तो आप खुद का कस्टम सीएलआई भी लिख सकते हो या फिर ऑलरेडी उसके लिए कमांड है तो आप इंपोर्ट के लिए डालोगे और अगर वो आधा घंटा भी ले रहा है तो आपका जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो टाइम आउट नहीं होगा, वो आधे घंटे तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके। वो एक बेस्ट सिनारियो है, तो वो एक है जो आपका कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करता है एंड आई थिंक ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। ओके। हाँ, और टाइम आउट मेरा का एक, तो बहुत ही इशू है, बहुत ही इशू होता है। हाँ और मेजर एक मेरा टास्क के अंदर होता है बहुत इशू। खुद का एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था जहाँ पे मेरा मल्टी साइट नेटवर्क था। ओके। तो एक सब साइट के अंदर बहुत सारे इमेजेस थे, उसको क्या करने थे, वो सारे इमेजेस उसको दूसरी सब साइट के अंदर इंपोर्ट करने थे। ओके। और ऐसा कोई प्लगइन मुझे मिला नहीं कि वो सारे इमेजेस को उधर मूव कर दे या फिर माइग्रेट कर दे। ओके। तो मैंने क्या किया, दो स्टेप लिखे कोड में और साथ में एक WPCLI कमांड भी लिखा। ओके। एक्सपोर्ट के लिए तो जीओएस से मेरा एक्सपोर्ट हो गया, मैंने सारे भी इमेजेस के आईडी पाथ एक्सपोर्ट किए। और दूसरा एक कोड लिखा इंपोर्ट करने के लिए, जो क्या करेगा वो पाथ से इमेज को इंपोर्ट करके डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ओके। अभी वो इमेजेस थे नियरली 10,000 और मोर। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो जीओआई से तो वो तो बहुत टाइम ले रहा था, तो मैंने एक कमांड लाइन लिखा और कमांड लाइन का जो बैक में था वो सेम ही कोड था, उसी फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और कमांड लाइन को मैंने एग्जीक्यूशन में दिया। तो इट टुक अराउंड 45 to 1 hour ओके। एग्जीक्यूशन एंड मूव, मेरे सारे इमेजेस वहां पे इंपोर्ट हो गए। मतलब बहुत फास्ट आपने वो काम कर लिया। एंड आई थिंक इसके लिए कोई भी प्लगइन नहीं है। कोई भी प्लगइन नहीं है। मल्टी साइट के लिए तो वैसे ही बहुत कम प्लगइन है। हम्म एंड मल्टी साइट के बारे में अगर मैं अपन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मल्टी साइट के बारे में उतना अवेयरनेस भी नहीं है। आई थिंक ज्यादा लोग बहुत ही मतलब बात नहीं करते उसके बहुत बारे ही में। मतलब रेयर सिनेरियो रहता है, रेगुलर सिनेरियो नहीं है मल्टी साइट नेटवर्क, हाँ। इसलिए आई कैन लोग से। बात उसके बारे में बात भी कम करते हैं। आई थिंक जैसे मेरा अगर 4 वेबसाइट हैं, 4 ब्लॉग हैं, तो मैं भी वैसा नहीं करूंगा कि मल्टी साइट यूज करके मैं अपने चारों ब्लॉग उस पर रन कर लूं। बट आई बिलीव यस, कर सकते हैं, इजी है हाँ कर करना। सकते हैं। और आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो और काफी सहूलियत भी हो जाती है। तो उसके बारे में हम्म भी कभी डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मल्टी साइट का क्या बेनिफिट है आज। बट मेरा हम्म एक डाउट क्लियर हो गया CLI को लेकर, जो था, जो क्वेश्चन था कि आपको CLI क्यों यूज करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड ये मेरा मुझे लगता है कि अभी जितना मैंने अभी आपसे जो भी समझा जो भी जाना उसके हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि CLI आपका वो पावर है जो आपको प्लगइन्स के थ्रू नहीं मिल सकता, आपको वर्डप्रेस के एडमिन के थ्रू नहीं मिल सकता,
और वो कभी भी CLI को compete नहीं कर सकता। जैसे कि आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल जो बताया वो वेबसाइट को रेस्क्यू करने वाला था। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। अभी हम अगर आप इसका आंसर करना चाहें कि मेरा यूज केस है मल्टीपल साइट्स पर प्लेस्ड पैनल पे हैं एंड इसमें सब वेबसाइट का पाथ कैसे सेट करें और एक ही जगह से CLI को कैसे यूज करें। ऐसा कोई तरीका है कि मल्टीपल वेबसाइट जो कि सेम सर्वर पे हैं और उसको हम एक ही स्क्रिप्ट से कर पाएं, ऐसा कोई तरीका है? एक्चुअली ये क्वेश्चन क्वेश्चन को आई थिंक मुझे सब काउंटर करना पड़ेगा, काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हाँ। कि थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। बट मैं एक बोलना चाहूंगा कि जो CLI कमांड होती है पर्टिकुलर वेबसाइट के मैनेजमेंट की, तो ओके। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको उस फोल्डर के अंदर चेंज डायरेक्ट करना पड़ता है। पहले आप वो फोल्डर के अंदर रहोगे, वर्डप्रेस का टॉप रूट फोल्डर या फिर अंदर का कोई भी सब फोल्डर रहेगा, तभी वो कमांड वो पर्टिकुलर वर्डप्रेस पे एग्जीक्यूट होगी। ये पहली चीज है। आप अगर मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को मैनेज कर रहे हो तो आपको क्या मैनेज कर रहे हो? आप वो सारे वर्डप्रेस को आप एट ए टाइम अपडेट मार रहे हो या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन क्या कर रहे हो? ये केस टू केस डिफर करेगा। उनका यूज केस है कि वो अपडेट करना चाहते हैं, मतलब अगर हाँ, उनके पास प्लेस पे 10 वेबसाइट हैं और वो चाहते हैं कि एक ही CLI का कमांड एग्जीक्यूट करके वो 10 की 10 वेबसाइट को अपडेट कर दें। आई थिंक ये मुझे तो थोड़ा बहुत थोड़ा आसान है क्लिक कर रहा वैसे। है, मुझे थोड़ा थोड़ा एक क्लिक हाँ, कर रहा है कि कैसे कर सकते हैं। मैं हाँ, अपना बहुत अपना आसान है। एक्सपीरियंस शेयर करता मैं हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसको कैसे करना है। आपको एक शेल फाइल लिखनी है। आप पहले क्या कर सकते हो, शेल फाइल से पहले आप एक बार सारे कमांड्स वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखो। फिर वो सारे कमांड्स को उठा के एक शेल फाइल के अंदर रखो एंड एक ट्रायल करके देखो। दूसरा, अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सर्वर पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे है। एक ही फोल्डर के अंदर आपके 10 जो फोल्डर्स है वो साइड बाय साइड है या फिर क्या है? पहली बात, अगर वैसे है तो आप लिख सकते हो कि पहले चेंज डायरेक्टरी, देन चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट बैक आ सके दूसरे फोल्डर में आप ये कर रहे हो। ऐसे आप हर एक फोल्डर के अंदर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। वो चेंज करने के बाद फिर आप उसके अंदर फिर WP प्लगइन अपडेट ऑल, थीम अपडेट ऑल कर सकते हो। बिल्कुल, मेरे को भी यही चीज क्लिक कर रही थी कि हमें एक दूसरा तरीका जो लग रहा है कि हमें सबका पाथ ले लेना चाहिए कि हमने वर्डप्रेस कहाँ पे हम्म। इंस्टॉलेशन किया हुआ है एंड यस। हमारा जो सेल स्क्रिप्ट जो आप बता रहे हो उसके अंदर हम सबका पाथ डिफाइन करें कि वेबसाइट नंबर 1 पाथ ये है करेक्ट। एंड इस पे ये वाली एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। वेबसाइट नंबर करेक्ट। 2 उसका पाथ एंड देन फिर वो कमांड जो हमें एग्जीक्यूट करनी है। इस तरीके से हम वो लिस्ट बना के एंड उस लिस्ट को हम एज ए रूट यूजर में एक बार ट्रिगर कर देंगे तो आई थिंक वो सब पे वैसा कर देगी। तो आई थिंक सर आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम शायद कर पाए हैं। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो प्लीज आप चैट पे डाल दीजिए, हम ट्राई करते हैं उसको भी सॉल्व आउट करने का। एनीथिंग एल्स मकरंद भाई, आप कुछ और अपडेट करना चाहें या कुछ और बताना चाहें CLI के बारे में? या अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तब तक और एक सिनेरियो बता सकता हूँ माइग्रेशन के हाँ, लिए। एक सिनेरियो चलो और अगर डिस्कस कर लेते हैं, तब तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो चैट पे डाल दीजिए। या तो माइग्रेशन सिनेरियो में क्या होता है कि बहुत बार कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि जिनका डेटा जीबीज में होता है। हम्म। रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट की वेबसाइट को माइग्रेट किया जिसका फोल्डर का साइज 6-7 GB था और डेटाबेस एक्सपोर्ट किया वो 1 GB का था। हम्म। तो उस सिनेरियो में उसको आप कमांड लाइन से बहुत फास्ट कर सकते हो। पहले तो उसका आप डेटाबेस एक्सपोर्ट करो, WPDB एक्सपोर्ट। वो आपके वर्डप्रेस के रूट फोल्डर में पड़ा होगा। दूसरे सर्वर पे जाके आप आर सिंक कर सकते हो। तो आर सिंक से इस सर्वर दोनों सर्वर के जो फोल्डर्स है वो सिंक हो जाएंगे एंड कॉपी हो जाएंगे। तो उसमें आपका जो डेटाबेस का फाइल था वो भी यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर नए सर्वर पे जाओ, वहां पे आप WP कॉन्फ़िग के अंदर आपका डेटाबेस का नाम और ये चेंज कर दो। एंड लास्ट, आपका जो डेटा, जैसे ही आपने वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटाबेस का नाम वगैरह करेक्ट किया नए सर्वर के हिसाब से, चेक करो कि आपकी वेबसाइट वो डेटाबेस का कनेक्शन प्रॉपर ले रही है। हम्म। उसके बाद फिर आप WPDB इंपोर्ट और वो एसक्यूएल की फाइल का नाम बताओ। तो वो डेटाबेस आपका 1 GB का हो कितना भी हो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। लास्टली आपको
अगर यूआरएल चेंजेस है तो आप WP सर्च रिप्लेस ओल्ड यूआरएल न्यू यूआरएल ऐसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बहुत ही फास्ट। अगर सेम ही यूआरएल रहेगा तो वो उस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। ओके। सो मतलब अभी जैसे कि आपने जितने भी यूज केस बताया कि ये ऐसे यूज केस हैं जो जनरली मैंने तो नहीं सुने, मतलब जनरली मैंने यूज भी नहीं करे। और सीएलआई के बारे में जितने वर्ड कैंप्स में जितने लोगों से मैं मिला हूँ, वो उनका वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उतना उतना ही होता है कि भाई या तो जीयूआई यूज कर लो या सीएलआई यूज कर लो। बट आपने जो यूज केस बताए वो सच में बहुत बढ़िया है, बहुत सॉलिड है। और वो एक सही रीजन देता है, सबसे बड़ी बात सही रीजन देते हैं सीएलआई यूज करने के लिए, कि आपके पास ये एक सॉलिड रीजन है, आप इन टास्क के लिए आप WP CLI यूज कर सकते हैं। एंड आपने टास्क के बारे में जो बताया डिटेल में काफी बढ़िया तरीके से बताया आपने, वो बहुत बढ़िया समझाया। एंड ओवरऑल मेरे को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं अभी। मतलब टास्क मुझे कमांड्स तो पता ही थी, बहुत सारी कमांड्स मुझे याद थी, लेकिन आपने वो एक नया नजरिया दिया चीजों को देखने का। सो थैंक यू सो मच मकरंद भाई। अभी अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है तो मैंने इधर कुछ आपके सोशल मीडिया हैंडल्स भी लगा रखे हैं, यहाँ पे वो या आपसे कनेक्ट कर सकता है, आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता है, आपसे ट्विटर पे कनेक्ट कर सकता है। किसी का कोई और या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं अपना मैसेज, हम ट्राई करेंगे कि उसको भी जल्दी से जल्दी आंसर करें। या फिर आप मकरंद भाई से आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते या हैं। एंड यहाँ पे और जी एक मेंशन करना चाहूंगा कि रिसेंटली एक वर्डप्रेस मुंबई ने मीटअप ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे मैं स्पीकर था, और इसके बारे में कैसे यूज करना है या फिर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस मैंने विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसका वीडियो भी एडिट होके जल्दी आ रहा है। तो ओके WP कोल्हापुर का जो यूट्यूब चैनल है उस पे और वर्डप्रेस टीवी पे भी उसका वीडियो आ जाएगा, ओके तो लोग वहां से भी सीख सकते हैं। ओके। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपने कुछ इंटरेस्टिंग और WP CLI के सही मायने बताए, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बढ़िया था। आपने टाइम निकाला वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया।